हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम के ऊपर जितने भी सवाल बन सकते थे, अलग अलग टाइप के सवाल हमने डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सेलरेटेड बॉडीज क्या होती है, किस तरीके से F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के ऊपर या फिर किसी भी सिस्टम के ऊपर हम लगा सकते हैं। अभी तक हम जो स्ट्रिंग मान रहे थे या फिर आज के लेक्चर में भी जो हम स्टार्टिंग में स्ट्रिंग मानेंगे वो मासलेस स्ट्रिंग होगी, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा स्ट्रिंग मासलेस ही होगी। तो जब स्ट्रिंग के पास मास आ जाएगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी, क्या उसके अंदर टेंशन आएगी, किस तरीके से टेंशन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, किस तरीके से किसी भी रॉड के अंदर टेंशन डिफर करती है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेटेड बॉडीज। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ हम ये बात जानते हैं कि नेट फोर्स किसी भी बॉडी पे जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और ये बात हमने प्रूव भी कर दी थी कि ये जो होता है मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी, फिर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं m इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू dm बाई dt। और फिर ये बात कही थी कि अगर हमारे पास मास कांस्टेंट है तो क्या होगा कि dm बाई dt जीरो हो जाएगा, और ये जो मास कांस्टेंट है ये हमारे 99% ऑफ द सवालों में होगा। तो dm बाई dt जीरो हो जाएगा तो एफ नेट हमारे पास आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पे हमने एक बात और डिस्कस की थी कि जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिख रहा हूं नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन तो यहां पे एक्सेलरेशन आएगा एक्स डायरेक्शन। अगर मैं लिख रहा हूं नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन तो यहां पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा वाई डायरेक्शन। अगर मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नेट फोर्स लिख रहा हूं तो फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा इंक्लाइंड प्लेन। अगर मैं किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इंक्लाइंड प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स लिख रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी जो आएगा हमारे पास वो आएगा इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इंक्लाइंड प्लेन। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में हम नेट फोर्स लिखेंगे उसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आएगा। ओके, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होगा जो हम मेजरली आज के सवालों में लगा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है पहला सवाल कि यहाँ पे कोई एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर, और ये जो सरफेस है हमारे पास स्मूथ है। स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, यहाँ पे जब फ्रिक्शन आएगा तब की तब देखी जाएगी। और क्या बोला है कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉर्मल फोर्स क्या होगा। तो एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले नीचे की तरफ लगेगा 50 न्यूटन विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सरफेस इसके ऊपर लगा रही होगी नॉर्मल फोर्स। अब मुझे ये बात पता है कि ये नॉर्मल इस 50 न्यूटन को बैलेंस कर देगा, और जब बैलेंस कर देगा तो y डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं आएगा, और y डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं आएगा तो y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा। तो यहां से मैं क्या बात बोल सकता हूं कि नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 न्यूटन। और कोई मुझसे पूछ लेता कि एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा जीरो, और इसका रीजन क्या होगा कि नेट फोर्स इन y डायरेक्शन कितना है, ये है जीरो। इसी वजह से जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो होगा। अब बात समझो कि इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो x डायरेक्शन में अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो मेरे पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा x डायरेक्शन में। लेट्स से x डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है उसको मैं ax बोल रहा हूं। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में फोर्स कितना है 10, मास इसका कितना है 5, तो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सिंपल सी बात, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा तो वो इस डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। ये चीज अभी तक हम पढ़ते थे काइनेमेटिक्स में। अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगेन मुझसे यही बात पूछी है कि नॉर्मल क्या होगा और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा। अब मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा 10 cos 37, cos 37 होता है 4/5, और 4/5 करूंगा तो यहाँ पे आएगा 8 न्यूटन। मुझे बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब तक तो आपको आ गया हुआ, काइनेमेटिक्स में इतनी बार यूज किया है, एनएलएम में भी लास्ट लेक्चर में इतनी बार यूज किया है। तो 10 का cos कंपोनेंट आएगा 8 और ये वाला कंपोनेंट आएगा 6 न्यूटन। तो इसको तो हमने रिजॉल्व कर दिया। और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एक 40 न्यूटन। ये सरफेस इस 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी नॉर्मल। अब मुझे ये बात पता है कि ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0, n प्लस 6 इट इज इक्वल्स टू 40, तो n की वैल्यू आ जाएगी 34 न्यूटन। अब इस डायरेक्शन में लग रहा है 8 न्यूटन, तो इकलौता फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा। और एक्सेलरेशन कितना आएगा? नेट फोर्स विच इज 8 न्यूटन डिवाइडेड बाय इसका मास विच इज 4। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कोई मुझसे डायरेक्शन पूछ लेगा तो मैं बोल दूंगा एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन आएगा। कोई मुझसे पूछ ले कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वाई डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। लेकिन नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? 34 न्यूटन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है? अब मेरे पास दो फोर्सेस लग रहे हैं। दो फोर्सेस लग रहे हैं। जब भी आपके पास किसी भी बॉडी के ऊपर या फिर किसी भी सिस्टम के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लगे, तो सबसे पहले आपको देखना है कि बड़ा फोर्स कौन सा है। बड़ा फोर्स देखने से पहले आप क्या करना पड़ेगा? इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। रिजॉल्व करने के लिए ये कंपोनेंट आएगा 50 cos 37। cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन और ये हो जाएगा 30 न्यूटन। इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा और ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगी। मुझे ये बात पता है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं मूव करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला फोर्स बेसिकली 30 प्लस n इस 50 को बैलेंस कर देंगे। 30 प्लस n इट इज इक्वल्स टू 50, तो n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 न्यूटन। नॉर्मल हमारे पास आ गया 20 न्यूटन। अब अगर मैं इस 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल मोशन देखूं, तो इस तरफ लग रहा है 50 न्यूटन और इस तरफ लग रहा है 40 न्यूटन। जब भी आपके पास किसी भी ब्लॉक के ऊपर, किसी भी सिस्टम के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हो और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो, तो आप क्या करो कि बड़ा फोर्स देखो, बड़ा कौन सा है? 50 और 40 में से बड़ा कौन है? 40। तो जो बड़ा फोर्स होगा उसी की तरफ हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आएगा। ऐसे समझो कि इधर 50 इधर 40, तो नेट किधर आएगा? इधर कितना आएगा? 10। तो नेट फोर्स आएगा इस तरफ 10। तो नेट फोर्स आया इस तरफ 10 न्यूटन। दिस इज माय एफ नेट। नेट फोर्स आया 10 न्यूटन और अगर मुझे इस तरफ एक्सेलरेशन निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? एफ नेट डिवाइडेड बाय एम। तो एफ नेट है 10 और मास कितना है? 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को आप x डायरेक्शन में लिख सकते हो ताकि आपको आइडिया रहे कि इस तरफ जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को आप एक तरीके से और बोल सकते थे, मतलब सोच तो क्या सकते थे, सोच तो वही रहे हो, एक तरीके से और बोल सकते थे। इसको इस डायरेक्शन में चला कौन रहा है? 50 न्यूटन। रोक कौन रहा है? 40 न्यूटन। अरे ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसको अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये इसको रोकने वाला फोर्स होगा।
तो आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते थे कि चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन क्या होगा? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो चलाने वाला फोर्स कितना है? 50, रोकने वाला कितना है? 40, डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 5। तो ये कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने क्यों बताया? यहाँ पे तो चीजें आसान लग रही है, लेकिन जैसे जैसे हम सवालों का लेवल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में हम किस तरीके से निकालेंगे कि चलाने वाला फोर्स मतलब बड़ा फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब क्या है कि कोई भी ब्लॉक हवा में है। इतनी देर तो क्या था कि नॉर्मल फोर्स लग रहा था। अब अगर मैं इस ब्लॉक को छोड़ता हूं और उसके बाद इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स और नीचे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो चीजें किस तरीके से डिफर करेगी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे क्या पूछा है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी। नॉर्मल अगर पूछ भी ले तो वो 0 हो जाएगा, कोई सरफेस ही नहीं है नॉर्मल लगाने के लिए, तो वो 0 हो जाएगा। मुझसे ये बात पूछी है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। चलिए सबसे पहली बात कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है 50 न्यूटन, एक लग रहा है 20 न्यूटन, लेकिन आप एक फोर्स को भूल रहे हो जो कि लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है 50 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि है 50 न्यूटन। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब भी वर्टिकल मोशन हो ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं भूलना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में फिट करनी है। कई बार आप ग्रेविटेशनल फोर्स को देखोगे ही नहीं, ये फंसाने वाली बातें हैं, है ना। तो जब भी वर्टिकल मोशन हो रहा हो ग्रेविटेशनल फोर्स को नहीं भूलना है। चलिए ये तो हुए इस ब्लॉक के ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो। तो अगर मैं बात करूं टोटल नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? 70, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? 50। तो बड़ा फोर्स कौन सा है? 70। तो अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बड़ा फोर्स विच इज चलाने वाला फोर्स 70 माइनस रोकने वाला फोर्स 50 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 5। तो इट विल बी 20/5 विच इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कोई मुझसे इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछ लेगा तो मैं ये बात बोल दूंगा कि जिस तरफ हमारे पास बड़ा फोर्स होगा उसी तरफ ये एक्सेलरेशन जाएगा। इसी चीज को कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो क्या होगा कि 70 नीचे 50 ऊपर, तो नेट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन। और अगर इस ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ 20 न्यूटन लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ आएगा विच इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल करते हैं। क्या पूछा है? फाइंड आउट विच ऑफ द टू ब्लॉक्स विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। सवाल नहीं है क्या? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ब्लॉक पहले ग्राउंड पे पहुंचेगा। एक बात ध्यान रखना कि ये दोनों जो वेज है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये जो हाइट है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये जो डिस्टेंस है ये भी एग्जैक्टली सेम है। अब बात समझो कि अगर मैं इसके ऊपर फोर्स देखूं तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यस और नो। तो mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा इस डायरेक्शन, और mg का एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा इस डायरेक्शन। ये वेज इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगी इस डायरेक्शन में। एक बात इसमें याद रखना कि ये जो वेज है ना ये फिक्स है, मतलब वेज मूव नहीं कर सकता, वेज हमारे पास फिक्स है। जब वेज मूव करेगा तब देखेंगे जब हमारे पास सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। अभी ये जो वेज है ये हमारे पास फिक्स है। तो mg cos थीटा यहाँ पे नॉर्मल।
अब मुझे ये बात पता है कि इस mg cos थीटा को तो ये नॉर्मल क्या करेगा, इक्वेट कर देगा, तो नॉर्मल की वैल्यू तो आएगी mg cos थीटा। अब इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में जो इकलौता फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगा mg sin थीटा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इसी डायरेक्शन में, अरे यार, इसी डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन भी आएगा। और अगर मैं इस एक्सेलरेशन की बात करूं तो फोर्स कितना है, mg sin थीटा, और इसका मास कितना है डिवाइडेड बाय मास, तो क्या ये g sin थीटा हो जाएगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो आया इस डायरेक्शन में g sin थीटा। चलिए इसकी बात करते हैं। इसके ऊपर लग रहा होगा 2mg इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा 2mg cos थीटा, और ये हो जाएगा 2mg sin थीटा, ये हो जाएगा नॉर्मल। ये ब्लॉक फिक्स है, तो जितना फोर्स 2mg cos थीटा इसने लगाया उतना ही फोर्स ये नॉर्मल लगाएगा, और इसके ऊपर सिर्फ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में आएगा। और एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स है मेरे पास 2mg sin थीटा, और इसका मास है 2m, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, g sin थीटा। अब मेरी बात सुनो, क्या g हमारे पास कांस्टेंट है, और अगर वेज को फिक्स कर लिया तो थीटा कांस्टेंट है, और थीटा कांस्टेंट है तो साइन थीटा भी कांस्टेंट होगा। तो कहने का मतलब इसका एक्सेलरेशन भी आया g sin थीटा, इसका एक्सेलरेशन भी आया g sin थीटा, जो कि कांस्टेंट है। अब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मुझे ये बात पता है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो जीरो, इसको रिलीज किया गया, 1/2 at स्क्वायर। जब ये s भी कांस्टेंट है, मतलब s भी इसका और इसका सेम है, और एक्सेलरेशन भी इसका और इसका सेम है, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि जितना टाइम इसको यहां से यहां आने में लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां आने में लगेगा। इसीलिए कहा गया कि t1 विल बी इक्वल्स टू t2। ये वही बात हो गई कि एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं छोड़ता हूं, इसका मास m1, इसका मास m2, किसको कम टाइम लगेगा, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका आंसर होगा दोनों को टाइम सेम ही लगेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, और अगर छोड़ रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, तो s सेम, a सेम, तो t भी सेम होगा, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ही सकते हैं। तो इसीलिए बस यहाँ पे इस केस में क्या था कि जो एक्सेलरेशन लग रहा था वो g था, और इन केसेस में क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो g sin थीटा लग रहा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। एक और बात जो आपको आपके दिमाग में बिठानी है वो ये है कि अब मैं बार बार कंपोनेंट नहीं करूंगा, डायरेक्ट इधर mg sin थीटा लिखूंगा, डायरेक्ट इधर mg cos थीटा लिखूंगा, क्योंकि बहुत बार काम आएगा, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है कि एक एक स्टेप आप खाते जाओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। नॉर्मल फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मुझे बताना है, और इस ब्लॉक के ऊपर एक 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, इसके ऊपर और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। इस तरफ लग रहा होगा mg sin 37, which is 20 into sin 37, और इस तरफ लग रहा होगा mg cos 37, which is 20 cos 37। sin 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 16 न्यूटन। अब और कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वेज इसके ऊपर लगा रहा है नॉर्मल। याद रखना ये वेज कैसा है, फिक्स वेज है, मतलब ऐसे समझो कि इसको यहां से और यहां से फिक्स कर दिया गया, ये मूव नहीं कर सकता। अब बात समझो कि इसने इसके ऊपर लगाया नॉर्मल, तो ये भी इसके ऊपर लगाएगा नॉर्मल, और ये ब्लॉक कहीं इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 न्यूटन। नॉर्मल की वैल्यू आई 16 न्यूटन। अब ये जो ब्लॉक है ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है,
तो मैं जो नेट फोर्स देखूंगा वो भी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देखूंगा। तो मुझे ये बात पता है कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस तरफ लग रहा है 20, इस तरफ लग रहा है 12, तो नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो क्या एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में? और अगर कोई मुझसे इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ ले तो चलाने वाला फोर्स विच इज 20 माइनस रोकने वाला फोर्स विच इज 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 2, तो ये आ जाएगा 8/2 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। यहाँ पे हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन है, ये जो बॉडी मूव कर रही है, ये अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव कर रही है। तो इधर नेट फोर्स आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ आएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगेन ये जो वेज है हमारे पास, ये हमारे पास फिक्स है। चलिए, अब इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस तरफ लगेगा 20 sin 37 और sin 37 होता है 3/5, तो इस तरफ लगेगा 12 न्यूटन। तो इस तरफ कितना लगेगा? 20 cos 37 विच इज 16 न्यूटन। और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ये फोर्स तो लग ही रहा है। इसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन। चलिए इसको पॉइंट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में विच इज 12 न्यूटन। फिर लगेगा इस डायरेक्शन में विच इज नॉर्मल। फिर लगेगा इस डायरेक्शन में विच इज 25 न्यूटन। फिर लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में और इसकी जो वैल्यू है वो है 16 न्यूटन। अब अगर मैं यहां से मुझे ये बात पता है, ये देखो ये एंगल अगर 37 है तो अगर मैं इसको थोड़ा पैरेलल शिफ्ट करता हूं तो क्या ये एंगल भी 37 होगा? तो ये एंगल जो है ये है हमारे पास 37 डिग्री। इसको मिटा दो, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, ये एंगल होगा 37 डिग्री। तो 25 का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में 25 cos 37। cos 37 होता है 4/5, तो 4/5 into 25 is 5 4 20 न्यूटन। और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में 25 sin 37। sin 37 होता है 3/5, तो ये आएगा 15 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल, इस डायरेक्शन में 16 + 15 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 12 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन। तो मुझे ये बात पता है कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो इसके पास जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 + 15 न्यूटन विच इज 16 + 15 31 न्यूटन। अब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर मैं बात करूं तो इस तरफ लग रहा है 20, इस तरफ लग रहा है 12। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो चलाने वाला फोर्स कौन सा होता है? बड़ा फोर्स। तो 20 माइनस रोकने वाला फोर्स विच इज 12 डिवाइडेड बाय मास विच इज 2, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा इस डायरेक्शन में और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सारे फोर्सेस को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन रिजॉल्व कर दो। चीजें आपके सामने क्लियरली विजिबल हो जाएगी कि कौन कहां मूव कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब मेरे पास दो ब्लॉक्स आ गए, तो दो ब्लॉक्स आ गए तो कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए? चलिए देखते हैं। इस 40 का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, वो होगा 40 cos 60। cos 60 होता है 1/2, 40 into 1/2 होता है 20 न्यूटन। और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में विच इज
40 साइन 60 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 20 √3 न्यूटन। अब इसके ऊपर और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक लगेगा 20 न्यूटन इधर, 3 किलोग्राम के ऊपर एक लगेगा 30 न्यूटन इधर। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है उसको मैंने N1 नाम दिया। इसके ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है उसको मैंने N2 नाम दिया, और इसके ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है उसको मैंने N3 नाम दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंडिविजुअल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। चलिए, इंडिविजुअल ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले 2 किलोग्राम का। 2 किलोग्राम की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, नीचे की तरफ लग रहा है 20 √3, फिर ऊपर की तरफ लग रहा है N2, और नीचे की तरफ लग रहा है 20 न्यूटन, और इस तरफ लग रहा है N1। तो यहां से मुझे ये बात पता है कि जब मैं इसको मूव करवाऊंगा तो ये पूरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में, मतलब 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम का ब्लॉक, पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, और इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। तो लेट्स से इस डायरेक्शन में मेरे पास एक्सेलरेशन है a, तो ये 2 किलोग्राम के पास इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मेरे पास a। तो सबसे पहली बात, ऊपर तो ये मूव नहीं करेगा, ऊपर मूव नहीं करेगा तो ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 20 √3, तो ये आ जाएगा 21 प्लस √3 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन मान रहा हूं तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा? 20 न्यूटन। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 2, इट इज इक्वल्स टू a। तो 20 माइनस N1 इट इज इक्वल्स टू 2a। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब मैं बना रहा हूं 3 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम। 3 किलोग्राम वाले पे सबसे पहला जो फोर्स लगेगा ये N1, दूसरा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ N3, और नेक्स्ट फोर्स लगेगा नीचे की तरफ 30 न्यूटन। सर ये 20 न्यूटन इसके ऊपर नहीं लगेगा क्या? 20 न्यूटन तो 2 किलोग्राम वाले पे लग रहा है, इसके ऊपर तो N1 लग रहा है, तो इसके ऊपर N1 लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ a है। तो सबसे पहली बात, ऊपर तो ये मूव कर नहीं रहा, तो N3 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 30 न्यूटन। और N1 की जो वैल्यू निकल के आएगी, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में कौन सा है? N1। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू निकल के आई 3a, और इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर, सॉरी इस N1 को यहां पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3a, इट इज इक्वल टू 2a। ये इस तरफ जाएगा तो 5a हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 20/5 विच इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दूंगा तो N1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 3 into 4 which is 12 न्यूटन। तो N1 आ गया, और क्या क्या आ गया, और कुछ निकाला था क्या अपन ने? N2 आ गया, फिर N3 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो सारे नॉर्मल और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल ली। इसी चीज को आप एक और तरीके से सोच सकते हैं। मेरे पास क्या है? मेरे पास है 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 40 न्यूटन लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इसका ये कंपोनेंट होगा मेरे पास 20, और ये कंपोनेंट होगा 20 √3। दूसरा तरीका क्या है सोचने का, कि इसको पूरे को सिस्टम मान लो। इसको पूरे को जब आप सिस्टम मानोगे तो अंदर वाले जो इंटरनल फोर्सेस हैं
वो क्या हो जाएंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर, और एक्शन रिएक्शन पेयर हो जाएंगे तो उसको सिस्टम के अंदर, सिस्टम की जो नेट फोर्स है उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इकलौता फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है वो 20 न्यूटन का लग रहा है, और इसका मास कितना है 3 + 2 which is 5। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक साथ मूव करेगा इस डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन आ गया तो किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो मेजरली हम यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे कि इस पूरे को एक सिस्टम मान के कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के सबके बीच में नॉर्मल निकाल लो। आगे जाके टेंशन की बात आएगी तो टेंशन में भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलो सिस्टम मान के करें, है ना, फिर अलग अलग मान के नॉर्मल निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले इस पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं। सिस्टम मान लेते हैं तो टोटल मास कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम। तो मेरे पास एक है 6 किलोग्राम का ब्लॉक, इनके बीच में जो नॉर्मल है वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्स हमारे पास जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होंगे उसमें काउंट नहीं होगा। इधर लग रहा है 48 न्यूटन और इधर लग रहा है 12 न्यूटन। तो अगर मैं ये बात कहता हूं कि तीनों मूव कर रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ए, तो नेट एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि बड़ा फोर्स इस डायरेक्शन में है। इसकी वैल्यू 48 - 12, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये कितना हो जाएगा 36/6। 36/6 कितना होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा, एक लाइन में आंसर आ गया। तो इसका इन तीनों का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नॉर्मल की बारी है, तो नॉर्मल के लिए आपको इंडिविजुअल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से 1 किलोग्राम से। 1 किलोग्राम के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। लेट्स से सबसे पहले नॉर्मल का नाम देते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल है उसको मैंने N1 नाम दिया, यहाँ पे N2 और यहाँ पे N3, यहाँ पे N4 और यहाँ पे जो नॉर्मल है उसको N5। चलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 न्यूटन, फिर लगेगा ऊपर की तरफ N1, इस डायरेक्शन में 48 न्यूटन और इस डायरेक्शन में N4। वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो N1 विल बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अब ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, मतलब 48 बड़ा होगा। तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स विच इज N4, इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 × 6। तो N4 की वैल्यू आ जाएगी 48 - 6 विच इज 42 न्यूटन। बात समझे? चलिए अब 2 किलोग्राम वाले एक ब्लॉक की बात करें। तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक के ऊपर सबसे पहले लग रहा है 20, इसका नॉर्मल है N2, यहां पे इसने इस पे लगाया N4 तो ये भी इस पे लगाएगा N4, ये इस पे लगा रहा है N5 और इसका भी एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड। मुझे ये बात पता है कि वर्टिकली तो कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। तो N2 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 20 न्यूटन। N2 की वैल्यू निकल के आई 20 न्यूटन। अब नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, मतलब N4 बड़ा है, तो चलाने वाला फोर्स विच इज N4 माइनस रोकने वाला फोर्स विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन N5, इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 12। N4 की वैल्यू मेरे पास है 42 माइनस N5, इट इज इक्वल्स टू 12। तो N5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30।
सब निकल गए, अब सिर्फ बचा है N3। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 3 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। 3 किलोग्राम वाले के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्स आएंगे? सबसे पहले आएगा 30 न्यूटन, इसके ऊपर आएगा और क्या आएगा, N3, इस तरफ आएगा N5 और इस तरफ आएगा 12 और ये मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जो हमारा N5 निकला, क्या वो सही है? इस बात को आप प्रूफ कर सकते हो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से। किस तरीके से? इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है विच इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं N5 की वैल्यू निकालता हूं तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, इट इज इक्वल टू 6 3 18। तो N5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 न्यूटन। और क्या हमारे पास पिछले वाले से भी N5 की वैल्यू 30 न्यूटन आई? तो मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। अब बात करते हैं N3 की। वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो N3 की वैल्यू हो जाएगी 30 न्यूटन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगेन हमसे पूछा है कि नॉर्मल फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स क्या हो। तो एक बात ध्यान रखना कि जो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं सिस्टम मान के, वो सिस्टम मानना सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें भी हम इसको सिस्टम ही मानेंगे। सिस्टम मानेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा 4 + 2 60 sin 37। sin 37 is 3/5। तो 5 1s and 12s, it is equals to 36 न्यूटन। और कोई फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 6। तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेंगे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं नॉर्मल की। लेट्स से इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है वो है N1, यहां पे नॉर्मल है N2 और यहां पे नॉर्मल है N3। सबसे पहले इस 2 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 किलोग्राम वाले का तो इस तरफ लगेगा 20 sin 37। sin 37 होता है 3/5। 5 1s 5 4s, तो इस तरफ लगेगा 12 न्यूटन। इस तरफ लगेगा 16 न्यूटन cos 37। और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? ये इसके ऊपर लगाएगा इस तरफ N1, और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब देखते हैं N1 की वैल्यू क्या निकल के आती है, और आपके दिमाग के क्या उड़ जाएंगे, छपरे उड़ जाएंगे। चलो इस तरफ नेट फोर्स कितना है, N1 भी इस तरफ, N1 भी इस तरफ, और इस तरफ लग रहा है 12। इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 12। ये 12 से ये 12 गया तो N1 की वैल्यू आई 0। N1 की वैल्यू 0 आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कांटेक्ट में ही नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ इस तरीके से चल रहा है कि एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक, मतलब अगर मैं इन दोनों को एक साथ छोड़ूं तो ये कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन g, इसका भी एक्सेलरेशन g, तो ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा, तो नॉर्मल इन दोनों के बीच में कैसा होगा, 0। बात समझ आई? और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही जितना ये आगे बढ़ता है उतना ही ये आगे बढ़ जाता है। अगर आपको याद हो तो एक सवाल सॉल्व किया था हमने कि g sin थीटा दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही होता है। एक्सेलरेशन सेम होता है तो जैसे ही आगे बढ़ा उतना ही आगे बढ़ा, तो इनके बीच में जो नॉर्मल होगा वो हो जाएगा 0। चलिए अब N2 और N3 निकालना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
इस तरफ लगेगा 4g cos थीटा, cos 37 होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 440 इंटू 4/5, इस तरफ आ जाएगा 40 इंटू 4/5, 5 1 जा 5 8 जा, तो 8 4 जा 32, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 32। यहाँ पे आएगा 20 इंटू 4/5, तो 5 1 जा 5 4 जा, तो ये आ जाएगा 16, तो N3 की वैल्यू आ जाएगी 16। बहुत बार कर चुके हैं, बार बार करने से क्या मतलब है, मुझे आपको सिर्फ ये बात बतानी थी कि अगर इसके ऊपर और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल आएगा वो 0 आएगा। इसको ऐसे समझो कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ एक साथ छोड़ेंगे तो दोनों का ही एक्सेलरेशन जी आएगा, दोनों ही एक साथ नीचे जाएंगे, एक दूसरे को टच करते हुए नहीं आएंगे। नजर आपको ऐसा आएगा कि टच कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में टच नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए वहां पे नॉर्मल की वैल्यू 0 आई, और इसी चीज को हमने मैथमेटिकली प्रूव भी किया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, अ ब्लॉक ऑफ मास 50 किलोग्राम is capped on another block of mass 1 kilogram as shown in figure. A horizontal force of 10 Newton is applied on the 1 kilogram block. All surfaces are smooth. Find acceleration of block A and B and force exerted by B on A. ये हमारे पास A है, A भी बता देता हूं, ये है A और ये है B। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात मुझे ये बात बतानी है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। एट दिस इंस्टेंट की बात हो रही है, ये आगे चला जाएगा, उसके बाद की बात नहीं हो रही है। एट दिस इंस्टेंट इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मुझे बात बतानी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। वन किलोग्राम की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, ये सरफेस और इसके बीच में लेट से नॉर्मल है N1 और यहां पे नॉर्मल है N2, तो ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगी N1 और ये 50 किलोग्राम का ब्लॉक 1 किलोग्राम के ऊपर एक फोर्स लगाएगा N2। बात समझ आई। और 1 किलोग्राम का जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो होगा 10 न्यूटन। चलिए, तो सबसे पहली इक्वेशन क्या लगेगी, वर्टिकल डायरेक्शन में ये कहीं मूव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स, तो N2 प्लस 10 इट इज इक्वल्स टू N1। अब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर नेट फोर्स लगा 50 न्यूटन, तो इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन आएगा और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 50/1 विच इज 50 मीटर पर सेकेंड। ये तो आई 1 किलोग्राम वाले की बात। अब बात करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब बात करते हैं 50 किलोग्राम वाले की। 50 किलोग्राम वाले की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक लगेगा 500 न्यूटन और ये सरफेस इसके ऊपर लगाएगी एक N2, तो ये ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं मूव नहीं कर रहा, तो N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 न्यूटन। N2 की वैल्यू 500 न्यूटन हो जाएगी। तो एक बात समझो कि इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगा, इसके ऊपर थोड़ी लगा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जब इसके ऊपर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। और N2 की वैल्यू 500 आ गई, तो 500 प्लस 10 इट इज इक्वल्स टू N1, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 510 न्यूटन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सेम तरीके से सवाल होगा, बस नॉर्मल की जगह यहां पे टेंशन आ गई। मुझे ये बात पता है कि इस तरफ लग रहा है 30 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है 20 न्यूटन। याद करो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था स्ट्रिंग के बारे में। अगर मेरे पास मासलेस स्ट्रिंग है तो क्या होगा, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है हमारे पास जो हम अज्यूम करते हैं, तो क्या होगा कि अगर इसके ऊपर कोई नेट फोर्स लगेगा तो इस पूरी स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो कहने का मतलब ये सब एक साथ जाएंगे,
क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हमारे पास टाइट हो जाएगी तो इन सबका एक्सेलरेशन ए ही होगा। तो हमने ये बात माना कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा। तो चलाने वाला फोर्स विच इज 30 माइनस रोकने वाला फोर्स विच इज 20 divided by total mass 3 plus 2 which is 5. This will be my value of acceleration which is 10 by 5 2 meter per second square. तो इनका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इस टेंशन का कोई रोल नहीं है क्या? टेंशन का बेटा बेसिकली जो हम रोप लेते हैं वो मासलेस लेते हैं, इसीलिए इसका मास हमने इंक्लूड ही नहीं किया। दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से जा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा एक सिस्टम मान लेंगे तो टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा। चलिए तो एक्सेलरेशन तो आ गया। अब टेंशन निकालनी है तो मुझे ये बात पता है कि यहाँ पे टेंशन ऐसे, यहाँ पे टेंशन ऐसे। किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 2 किलोग्राम वाले का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इस तरफ है हमारे पास टेंशन T, इस तरफ है 20 न्यूटन और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन इस तरफ मतलब नेट फोर्स भी इस तरफ होगा, मतलब टेंशन बड़ी होगी 20 से। तो मैं ये बात लिखूंगा चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज 2 into 2। तो टेंशन की वैल्यू आएगी 24 न्यूटन। कोई बच्चा बोले कि नहीं सर मैं तो 3 किलोग्राम वाले का एफबीडी बनाऊंगा, 3 किलोग्राम वाले का बना लो। तो 3 किलोग्राम वाले पे इस तरफ लग रहा है 30 न्यूटन, इसके ऊपर टेंशन लगेगी इस तरफ और इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ विच इज 2। तो अगर मैं बात करूं बड़ा फोर्स कौन सा होगा 30, तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 6। तो टेंशन की वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी 24 न्यूटन। चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो आपका आंसर सेम ही आएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक हमसे पूछा है और टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वर्टिकल डायरेक्शन में बात आ जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी नहीं भूलना। इसको देख के आप ग्रेविटेशनल फोर्स भूल जाते हो है ना, तो नहीं भूलना। चलिए सिस्टम मान के सॉल्व करते हैं। इस पूरे को जब मैं सिस्टम मान लूंगा तो इनके बीच में अगर मैं टेंशन T1 यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 और यहाँ पे T2 बोल रहा हूं तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएंगे जो कि इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो इंटरनल फोर्सेस की तरह ट्रीट होंगे। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो ऊपर की तरफ लगा 200 न्यूटन, नीचे की तरफ इनका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 50 विच इज 100। तो नेट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ तो एक्सेलरेशन भी आएगा ऊपर की तरफ और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, चलाने वाला फोर्स विच इज 200 माइनस रोकने वाला फोर्स विच इज 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके अब टेंशन पूछी है तो इंडिविजुअल बॉडी का इंडिविजुअल ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। सबसे पहले 2 किलोग्राम का ऊपर की तरफ लग रहा है 200 न्यूटन, ये कौन सा है 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक। तो नीचे लगेगा T1 और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली क्या बात बोलूंगा कि चलाने वाला फोर्स विच इज 200 माइनस रोकने वाला फोर्स T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 2 into 10। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 माइनस 20 विच इज 180 न्यूटन। चलिए अब बात करते हैं T2 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 5 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। अच्छा 3 का क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि उसमें T1 भी आएगा T2 भी आएगा, दो फोर्सेस आएंगे, प्लस माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ इकलौता फोर्स है तो नहीं, यहाँ पे G भी तो आएगा, इसमें अपन ने G नहीं यूज किया क्या, हाँ मिस्टेक, देखो मैं भी भूल गया है ना, तो ऐसे मिस्टेक हो जाती है। चलिए इसके ऊपर एक फोर्स ये भी तो लगेगा 20 न्यूटन का, ये कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए अब बात करते हैं चलाने वाला फोर्स विच इज 200
माइनस रोकने वाले फोर्स कौन कौन से हैं, 20 प्लस T1 डिवाइडेड बाय, या फिर इसको ऐसे लिख लो, इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 20। तो 200 माइनस 20 होगा 180 माइनस T1, इट इज इक्वल्स टू 20। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, तो T1 की वैल्यू आएगी 160 न्यूटन। आई एम सो सॉरी, मैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स भूल गया था। चलिए अब 3 किलोग्राम वाले की बात करते हैं। 3 किलोग्राम वाले पे बात करूं, सबसे पहले लगाते हैं 30 न्यूटन। ऊपर की तरफ लग रहा है T1 जिसकी वैल्यू है 160 न्यूटन, और नीचे की तरफ लग रहा है T2, और इसका जो एक्सेलरेशन है ये है ऊपर की तरफ विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा तभी नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आया। तो बड़ा फोर्स कौन सा है, 160 माइनस 30 माइनस T2, इट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3 इंटू 10 विच इज 30। तो 160 माइनस 30 होगा 130 माइनस T2, इट इज इक्वल्स टू 30। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 130 माइनस 30 विच इज 100 न्यूटन। T2 की वैल्यू आई मेरे पास 100 न्यूटन, T1 की वैल्यू आई 160 न्यूटन, और एक्सेलरेशन मेरे पास निकल के आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप these questions and this type of method is clear to you. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। Find the acceleration of the block and tension in the string. एक्सेलरेशन के लिए वही यूज करें, चलाने वाला फोर्स बेसिकली सिस्टम मान के। हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे को एक सिस्टम मान रहे हैं। जब हम इसको सिस्टम मानेंगे तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर मैं बात करूं तो इस तरफ लगेगा 30 sin 30, मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारे पास 37 डिग्री। इसको पूरा एक सिस्टम मान लूंगा तो क्या होगा कि ये जो टेंशन आएगी T, ये हमारे पास इंटरनल फोर्स हो जाएगी। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी कि 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे इस तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, और इस तरफ लगेगा 30 sin 37। sin 37 होता है 3/5, 5 1 जा 5 6 जा, तो इस तरफ हो जाएगा 18 न्यूटन का फोर्स। तो नेट फोर्स आया इस डायरेक्शन में, तो नेट एक्सेलरेशन भी आएगा इस डायरेक्शन में, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, चलाने वाला फोर्स विच इज 50 माइनस रोकने वाला फोर्स विच इज 18 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 2 + 1 3। तो ये कितना हो जाएगा 32/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेंगे विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 32/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालनी है, तो टेंशन के लिए किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इस तरफ लगेगा T, इस तरफ लगेगा 10 sin 37 होता है 3/5, 5 1 जा 5 2 जा, तो इस तरफ लगेगा 6 न्यूटन का फोर्स। तो इसके लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या होगा, T minus 6, it is equals to mass into acceleration which is 1 into 32/3। तो T की वैल्यू हो जाएगी 6 + 32/3। ये कितना हो जाएगा, 6 3 18, 18 + 32 हो जाएगा 50। तो टेंशन आ जाएगी 50/3 न्यूटन। इस तरीके से हम टेंशन निकाल सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है एक इंपॉर्टेंट नोट। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बात हो रही है, कि अभी तक क्या चल रहा था कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे m1 मास था और यहां पे m2 मास था, और लेट्स से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था F, और इसका एक्सेलरेशन हमने माना इस डायरेक्शन में A।
तो हो क्या रहा था कि ये जो स्ट्रिंग थी ये हमारे पास मासलेस थी, ये स्ट्रिंग मासलेस थी, लेकिन मासलेस स्ट्रिंग थी लेकिन एक्सेलरेटेड थी। एक्सेलरेटेड थी तो भी आपने यहां पे और यहां पे टेंशन सेम मान ली। सर ये कैसे पता पड़ेगा कि सेम है या अलग है? बात समझो कि अगर मैं इस स्ट्रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये स्ट्रिंग इस मास को अपनी तरफ खींच रही है तो ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये स्ट्रिंग इस मास को अपनी तरफ खींच रही है तो ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो अगर मैं यहाँ पे टेंशन T1 और T2 मानता तो चीजें क्या होती? टेंशन T1 मतलब नेट एक्सेलरेशन इस तरफ है तो नेट फोर्स भी इस तरफ आएगा, तो बड़ा फोर्स कौन सा है? T1। T1 माइनस T2 इट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका आएगा? इस स्ट्रिंग का आएगा, मास तो जीरो है, इंटू एक्सेलरेशन, तब भी हमारे पास T1 इज इक्वल टू T2 ही आता। तो ये स्ट्रिंग एक्सेलरेटेड होने के बावजूद भी इस और इस पॉइंट पे जो हमारे पास टेंशन रहेगी वो सेम ही रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास स्ट्रिंग मासलेस ना होके मास वाली स्ट्रिंग आ जाए तो चीजें किस तरीके से वैरी करेगी, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है मास वाली स्ट्रिंग। अब हमारे पास आ गई मास वाली स्ट्रिंग। लेट्स से ये है हमारे पास मास वाली स्ट्रिंग और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगी टेंशन T1 और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगी टेंशन T2। बात समझ भाई? यहां तक स्ट्रिंग थी और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में T1, इसके बाद इस डायरेक्शन में टेंशन T2। मैंने बोल दिया कि इसका मास है ms, तो लेट्स से इसका डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a, तो मतलब T1 बड़ा है, T1 बड़ा है तो T1 माइनस T2 इट इज इक्वल टू मास ऑफ स्ट्रिंग इनटू एक्सेलरेशन। इस तरीके से हम इक्वेशन लगा रहे होंगे। तो अब स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी लेकिन पूरी स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन तो हमारे पास सेम ही होगा। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि टेंशन एट एवरी पॉइंट will be different। बात समझ आई? अब सवाल ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई मुझे बोल दे कि इस पॉइंट पे टेंशन निकालो, तो इस पॉइंट पे टेंशन हम किस तरीके से निकालेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उससे पहले एक और चीज जो मास वाली स्ट्रिंग में डिफाइन होती है वो होती है म्यू। म्यू क्या होता है? इट इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केजी पर मीटर। ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो वो होती है केजी पर मीटर। बेसिकली ये मुझे बताता है कि एक मीटर स्ट्रिंग का मास क्या होगा। मास जो होगा वो होगा म्यू। तो अगर मेरे पास 5 मीटर स्ट्रिंग है तो म्यू इंटू 5 कर देंगे, है ना? तो इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास यूनिट मीटर में दे रखी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेम फिनोमेना हमारे पास ऑब्जर्व होता है रॉड के अंदर। रॉड भी सेम तरीके से बिहेव करती है कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इसकी टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि रॉड के अंदर भी मास होता है। तो इसी तरीके से आप रॉड के अंदर भी टेंशन निकाल सकते हैं। जो भी हम एग्जांपल देखेंगे वो स्ट्रिंग के देखेंगे, लेकिन अगर स्ट्रिंग को हटा के अगर आपके पास रॉड भी दे दी जाए तो भी आप सेम तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल से इसको स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का कंप्लीट मास 5 किलोग्राम है और इसकी लेंथ है मेरे पास 5 मीटर। इस तरफ लगा 20 न्यूटन का फोर्स, इस तरफ लगा 10 न्यूटन का फोर्स। तो मुझे ये बात बतानी है कि इस रोप का, इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा
और ये यहाँ पे एक लाइन है x x डबल डैश जो कि इस पॉइंट से 2 मीटर की दूरी पे है, तो इस पॉइंट पे इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी आएगी। ओके, चलिए तो क्या करो, सबसे पहले बड़ा फोर्स देखो, बड़ा फोर्स कौन सा है 20, इसका डायरेक्शन क्या है ये, तो मैं ये बात कह दूंगा कि इस तरफ इसका एक्सेलरेशन होगा a। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो चलाने वाला फोर्स विच इज 20 माइनस रोकने वाला फोर्स विच इज 10 डिवाइडेड बाय मास विच इज 5 किलोग्राम, इट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 माइनस 10 इज 10, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इन दोनों के बीच में मतलब हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगी ना, तो आपने उन टेंशन को इंक्लूड क्यों नहीं किया? इंक्लूड इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेंशन है T1, है ना, तो T1 क्या बात बता रहा है कि ये वाली स्ट्रिंग इस वाली स्ट्रिंग को अपनी तरफ किस टेंशन से खींच रही है, तो जब ये इसको खींचेगी तो ये भी तो इसको खींचेगी, तो इट विल एक्ट एज एन इंटरनल फोर्स। तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग, इट इज माय एक्सेलरेशन। अब यहां पे मुझे टेंशन बतानी है, तो क्या करो, इस स्ट्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ये पहला पार्ट जो कि होगा 3 मीटर का, और ये दूसरा पार्ट जो कि होगा 2 मीटर का। अब बात समझो कि इस तरफ लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स और इस तरफ लग रहा है कितना 10 न्यूटन का फोर्स। तो ऐसे समझो कि इसका मास कितना होगा। सबसे पहले ये देखो कि ये जो 2 मीटर की जो लेंथ है इसका मास निकालो। मास निकालने के लिए हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि 5 मीटर की जो लेंथ है इसका मास है 5 किलोग्राम, तो 1 मीटर की का कितना होगा? 1 मीटर की का सिंपल इसको इससे डिवाइड कर दो, 5/5 किलोग्राम विच इज 1 किलोग्राम। 1 मीटर की का 1 किलोग्राम होगा, तो 2 मीटर की का कितना होगा? 2 मीटर का होगा 1 into 2 विच इज 2 किलोग्राम। अच्छा ये बात है ना, यूनिफॉर्म रूप है। यूनिफॉर्म मतलब जो मास होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ना कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास मास। अब बात समझो कि मेरे पास मास आ गया कि 2 मीटर का आएगा 2 किलोग्राम और बचा कितना 3 किलोग्राम, तो इसका मास आएगा 3 किलोग्राम। तो मैं क्या कर रहा हूं, जिस भी पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो किसी भी एक पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो इस पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं 2 मीटर वाली का। तो इस तरफ लगा 20 न्यूटन। अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये जो 3 मीटर वाला पार्ट होगा इस 2 मीटर वाले पार्ट को अपनी तरफ खींच रहा होगा विद सम टेंशन T1। और अगर मैं 3 मीटर वाली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो इस तरफ लग रहा है 10 और इस तरफ भी लगेगा T1। क्यों? क्योंकि जिस टेंशन से ये इसको खींच रही होगी उसी टेंशन से ये भी इसको खींच रही होगी, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बन गया। किसी भी एक का बना लो और उससे सॉल्व कर लो। मुझे ये बात पता है कि इस तरफ इसका एक्सेलरेशन निकल के आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका मास है 2 किलोग्राम। तो क्या आप टेंशन निकालना हमारे लिए बड़ी बात है कि इधर 20 माइनस T1 डिवाइडेड बाय टोटल मास इट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 4 विच इज 16 न्यूटन। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 न्यूटन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे सिंपल तरीका क्या है, जिस भी पॉइंट पे आपको टेंशन निकालनी है उस पॉइंट को, उस रोप को वहां से तोड़ो। ये हमारे पास 3 किलोग्राम और जो बचा हुआ मास है इन दोनों को जोड़ो एक स्ट्रिंग से जो कि हमारे पास मासलेस होगी। ये है 2 किलोग्राम, इस तरफ लग रहा था कितना 20 और इस तरफ लग रहा था 10।
अब इसको सॉल्व कर लो, ये 2 किलोग्राम 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना आया था, एक्सेलरेशन आया था 2, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 4, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 16 न्यूटन। किसी के मन में आ जाए कि नहीं सर मैं तो 3 किलोग्राम वाले से सॉल्व करूंगा, कर लो, इसका एक्सेलरेशन है 2, तो नेट फोर्स इस तरफ, तो टी माइनस 10 इट इज इक्वल टू 3 2 6, तो टी की वैल्यू अगेन कितनी आ जाएगी, 16 न्यूटन। यहां से सॉल्व करो चाहे यहां से सॉल्व करो, इसकी जो वैल्यू आएगी वो T1 हमने मानी थी, T1 और ये T1 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 न्यूटन। तो सिंपल सा फंडा, जहां पे भी रोप के बीच में जहां पे भी मुझे एक्सल टेंशन निकालनी है वहां से उसको ब्रेक करो, दोनों जो अलग अलग मास हुए उन दोनों को एक मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ दो, उस मासलेस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकाल लो, वही उस पॉइंट के ऊपर टेंशन। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। यहां पे कितना है 20 न्यूटन, मुझसे सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड टेंशन एट पॉइंट ए, ये पॉइंट पे टेंशन निकालनी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, सिस्टम मानोगे तो एक्सेलरेशन, लेट से पूरे को एक सिस्टम मान के, लेट से इनका एक्सेलरेशन है ए इस तरफ, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चलाने वाला फोर्स, चलाने वाला फोर्स कौन सा है 20 माइनस रोकने वाला फोर्स वो कितना है 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 4 प्लस 2, अरे नहीं, अब हमारे पास जो मास है, जो रोप है वो भी मास वाली है, और रोप की वैल्यू मतलब रोप के म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5 किलोग्राम पर मीटर, ये हमको बताता है म्यू। ये हमको क्या बताता है कि 1 मीटर रोप का मास कितना है 0.5 किलोग्राम, तो हमारे पास रोप कितने मीटर की है 6 मीटर की, तो अगर मुझे मास ऑफ रोप, मास ऑफ स्ट्रिंग निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 3 किलोग्राम। अरे अभी हमने देखा था ना कि किलोग्राम पर मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर का मास है 0.5 किलोग्राम, तो 6 मीटर का कितना होगा 3 किलोग्राम। चलिए तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 विच इज 6 प्लस 3 इज 9, तो ये हो जाएगा 18 बाय 9 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझसे क्या बात बोली है कि ए पॉइंट के ऊपर टेंशन निकालो, तो मैंने आपको क्या बात बताई कि ए पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो इसको और इसको अलग करो, कर लिया भैया, तो यहां पे हमारे पास है 2 किलोग्राम, ये जो रोप है इसका मास कितना होगा, सबसे पहले इसका मास निकालो, मोटी वाली रोप का, देखो 6 मीटर का मास है हमारे पास 3 किलोग्राम, सॉरी 0.5 किलोग्राम पर मीटर है, यहां से भी सोच सकते थे और ऐसे भी सोच सकते थे कि 0.5 किलोग्राम पर मीटर है, तो ये अगर 2 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी 4 मीटर, तो 4 मीटर का मास कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.5 विच इज 2 किलोग्राम, तो ये हो जाएगी हमारे पास 2 किलोग्राम की, और ये हो जाएगी हमारे पास 1 किलोग्राम की। चलिए ये आया हमारे पास 2 किलोग्राम की। अब एक और है मेरे पास 1 किलोग्राम की, यहां पे ये है 1 किलोग्राम, और इसके पास हमारे पास एक मास है 4 किलोग्राम, और इसके ऊपर इधर लग रहा है 20 और इधर लग रहा है 2 न्यूटन। अब बात समझो, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी दो पार्ट बनते हैं रोप के उनको अलग अलग करो, हमने अलग अलग किया, और इन दोनों पार्ट को एक मास वाली स्ट्रिंग से, सॉरी मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ दो, तो हमने एक मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ दिया, और इसके अंदर टेंशन निकाल लो टी और टी, वही टेंशन इस पॉइंट पे होगी। चलिए अब टेंशन निकालनी है तो किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इस तरफ कितना है 5 किलोग्राम, इस तरफ है 20, इस तरफ है t, तो 20 माइनस टी इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज, इसका एक्सेलरेशन a इस तरफ कितना आया था, अभी निकाला था हमने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना आ गया
5 इंटू 2 विच इज 10, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो होगी 10 न्यूटन। किसी के मन में आ जाए नहीं सर मैं तो इससे बनाऊंगा, इससे बना लो। ये टोटल मास कितना हो जाएगा 4 किलोग्राम। इसका एक्सेलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरफ है टेंशन T और इस तरफ है 2 न्यूटन। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, तभी तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मतलब T बड़ा है। तो T माइनस 2 इज इक्वल टू 4 2 6। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 2 8। 6 क्या होता है 4 2 8। तो T की वैल्यू आ जाएगी अगेन 10 न्यूटन। आई होप मास वाली स्ट्रिंग के अंदर आपको किसी भी पॉइंट पे अगर टेंशन पूछे तो आप निकाल सकते हो। ओके चलिए एक लास्ट सवाल देखते हैं इसी के ऊपर। क्या पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन एट पॉइंट ए। सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। म्यू ऑफ रोप दे रखा है 1 किलोग्राम पर मीटर। तो मतलब ये 5 मीटर है तो इसका मास कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 विच इज 5 किलोग्राम। तो अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम मानता हूं तो इसके ऊपर की तरफ लग रहा है 200 न्यूटन। सिस्टम मानने के लिए तीनों को मास ऐड कर दो, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 किलोग्राम। ऊपर की तरफ लगा 200 न्यूटन और नीचे की तरफ क्या लगेगा इनका ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज 100 न्यूटन। तो इनका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी चलाने वाला फोर्स 200 माइनस रोकने वाला फोर्स विच इज 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 10। एक्सेलरेशन आ जाएगा 100 by 10 विच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पूरे सिस्टम का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है तो क्या करूं, सिंपल सी बात के अलग अलग कर लो। ये है मेरे पास 3 किलोग्राम, इसके नीचे जो लेंथ है वो है 2 मीटर, मतलब इसका मास कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम। इसके नीचे जो लेंथ है वो है 2 चला गया तो 3 मीटर, तो इसका मास कितना हो जाएगा 3 किलोग्राम। और यहां पे है मेरे पास 2 किलोग्राम और इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा एक स्ट्रिंग से। यहां पे मुझे टेंशन निकालनी है और इसके ऊपर की तरफ लग रहा है 200 न्यूटन। चलिए किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, या तो ऊपर वाले कंबाइन का बना लो या नीचे वाले कंबाइन का बना लो। मैं क्या कर रहा हूं नीचे वाले कंबाइन का बना रहा हूं। नीचे वाले कंबाइन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ गया 5 किलोग्राम, ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ 50 और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ आया कितना आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन इस तरफ है मतलब T बड़ा है तो T माइनस 50 इट इज इक्वल टू 50। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 न्यूटन। कोई बोले नहीं सर मैं तो ऊपर वाले का बनाऊंगा, ऊपर वाले का बना ले। ये है 5 किलोग्राम, ऊपर लग रहा है 200 और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे की तरफ लगेगी T। तो 200 माइनस T इट इज इक्वल टू 50। तो T की वैल्यू आ जाएगी, कुछ मिस्टेक है क्या, अच्छा एक 50 भी तो आएगा। 200 माइनस T माइनस T माइनस 50 इट इज इक्वल टू 50। तो 200 माइनस 50 इज 150 माइनस T इट इज इक्वल टू 50। तो T की वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। देखा यहाँ पे ये मिस्टेक होती है कि अपन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना भूल जाते हैं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी वर्टिकल मोशन हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको लगाना है। और मास वाली स्ट्रिंग आए तो सिंपल सा फंडा, उस पॉइंट से तोड़ो, अलग अलग मास लिखो और उन दोनों पॉइंट्स को एक मासलेस स्ट्रिंग से ज्वाइन कर लो और उस मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लो। ओके तो आज के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अभी तो और भी सवाल है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो कि है पुली वाले सवाल। ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, पढ़ते रहिए।